Hello students, good morning, good afternoon, good evening. As per our promise, today we are going to start our new series of social science. So, in this new series, we are starting with political science. This is the chapter, too much important chapter, power sharing. So, in this chapter, so many little things are there, but the meaning is too much important. Definitely, it will help us to understand the functionaries of democracy. So dear students, इस छोटे से चैप्टर में whose name is power sharing, what we have to look only whatever points are here. जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सिर्फ 3 या 4 ही पॉइंट्स है, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है. बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर. स्टोरी यहाँ पर पढ़ेंगे. विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और चैप्टर. सो व्हाट इज देयर एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है. साथ ही साथ में व्हाट पॉलिसीज adopted by them, what policies adopted by them means Belgium and Sri Lanka. Then majoritarianism. अब बहुत सारे whenever I am taking offline classes, most of the students are unable to pronounce it properly. सर ये बोल कर नहीं हो रहा है ना. क्या बोल कर नहीं हो रहा है. मेजोरिटेरियनिज्म. क्या मेजोरिटेरियनिज्म कहां पर. श्रीलंका, which is called बहुसंख्यकवाद. Then we will see accommodation in Belgium. बेल्जियम की जो पॉलिसी थी, accommodation की पॉलिसी हम देखने वाले हैं, कहानी बताएंगे. each and everything will be clear. Then only 2 topics are here after the story of Belgium and Sri Lanka. क्या. power sharing is, why power sharing is desirable. power sharing desirable क्यों है और पावर शेयरिंग रिक्वायर्ड क्यों है. व्हाई पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड. और लास्ट देखेंगे हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बेल्जियम श्रीलंका दोनों कंट्रीज में डेमोक्रेसी है. अब डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी क्या है. इट इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ पावर. अब ये इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ पावर किस किस के बीच में. अमॉन्ग लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ये तीनों जो पार्ट है किसके. जुडिशियरी के. कौन कौन से. लेजिस्लेटर, देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट और पावर उनमें क्या किया गया है. शेयरिंग किया गया है. मगर सपोज अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है हम क्या करेंगे देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ और विद द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. होप हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट और मेन चैप्टर. सो इथेनिक क्या कंपोजिशन देख रहे हैं. कौन सा. इथेनिक. अभी जब एथेनिक की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, एथेनिक की बात कर रहे हैं, तो एथेनिक का मतलब होता है जातीय. एथेनिक का मतलब क्या होता है. जातीय. सो एथेनिक का एक्चुअल मीनिंग ऑलरेडी इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक आल्सो, वहां पर भी दिया है. तो एथेनिक का जो मीनिंग है वो क्या होगा. और सोशल डिवीजन, उसमें क्या कर दिया है. सोशल डिवीजन है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर एंड पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिजायर बिकॉज ऑफ similarities of the physical type or culture or maybe both. They need not always have the same religion or the nationality. So ethnic का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर क्या बोलेंगे उसको कल्चर से क्या करते हैं जुड़े होते हैं, बिलोंग करते हैं. और उनमें जरूरी नहीं है कि वो एक ही क्या हो कल्चर के हो, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले हो, मगर वो बिलीव करते हैं कि उनके जो फोरफादर्स थे वो क्या है एक ही इसके साथ में
चाहे वो फिजिकल टाइप हो या तो कल्चर हो, उससे क्या है वो जुड़े हुए हैं। सो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो ये जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन अलग अलग जाती है, दोनों कंट्रीज में भी है, बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी। सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। सो वी आर स्टार्टिंग विद द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की क्या कंडीशन थी देख लेते हैं। एक बेल्जियम, दिस इज वन ऑफ द स्मॉल कंट्री जो कहां पर है यूरोप में है। कहां पर है यूरोप में है। एंड द एरिया ऑफ बेल्जियम, द एरिया ऑफ बेल्जियम इज स्मॉलर देन हरियाणा स्टेट। कहां पर हरियाणा स्टेट है इंडिया में। सो इंडिया का जो हरियाणा स्टेट है उससे भी उसका जो एरिया की बात करेंगे तो इट इज स्मॉलर देन हरियाणा। और ये जो बेल्जियम की अगर क्या करेंगे नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात करते हैं, सो बेल्जियम को चारों तरफ से कौन कौन सी कंट्रीज है, तो एक तरफ में फ्रांस, दूसरे तरफ से नेदरलैंड, तीसरे तरफ से जर्मनी और चौथे तरफ से क्या है लक्समबर्ग है। तो ये चारों कंट्रीज कौन कौन सी फ्रांस हो गया, नेदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया और लक्समबर्ग हो गया। ये चारों कंट्रीज क्या है उसके नेबरिंग कंट्रीज है बेल्जियम की। पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं इसकी बेल्जियम की, सो इट इज लिटिल मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से थोड़ी बहुत क्या होगी ज्यादा होंगी। मगर इफ वी विल कंपेयर द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम विथ हरियाणा, तो लगभग कितनी आएंगी, आधी चाहेंगी, हाफ ऑफ दी हरियाणा आएंगी। मगर यहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन है, यहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन है बड़ा ही क्या है कॉम्प्लेक्स तरीका है। कैसा है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तरीके का है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तरीका के कैसा है कि 59% जो पीपल है, 59% जो पीपल है वो कहाँ पर रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। कितने परसेंट, 59%। 59% कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर रहेंगे वो, कहाँ पर रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। देन उसके बाद में 40%, कितना परसेंट, 40% जो लोग हैं कहाँ के बेल्जियम के, वो कहाँ पर रहते हैं, वेलोनिया में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। सो वेलोनिया में रहने वाले जो बेल्जियम पीपल है जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। और पहला जो हमने बोला था कौन सा हमने बोला था, जो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग हैं दोज आर डच स्पीकिंग पीपल। दोनों का अगर बात करें तो 99% होगा और 1% जो लोग हैं, कितने परसेंट, 1% जो लोग हैं वो जनरली क्या करते हैं, जर्मन लैंग्वेज क्या करते हैं, बोलते हैं। द 1% पीपल आर जर्मन स्पीकिंग पर्सन आर पीपल। यहाँ की अगर इस कंट्री की, अगर बेल्जियम के कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो बेल्जियम जो है उसकी कैपिटल है ब्रुसेल। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल है। ब्रुसेल उसका कैपिटल है। मगर ब्रुसेल की जो बात है जनरली, ये जो ब्रुसेल है ये कहां पर आता है, जहां पर क्या बोलेंगे हम, ऊपर के तरफ में आता है, नॉर्दर्न एरिया के तरफ में आता है, जहां पर फ्लेमिश लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं, फ्लेमिश लोग रहते हैं, वहां पर आता है। मगर ब्रुसेल की जो कंडीशन है, यहाँ पर 80% पीपल जो है, 80% जो पीपल्स है वो क्या बोलते हैं, यहाँ 80% पीपल क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और बचे हुए जो 20% जो लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। हो सकता है आपको आइडिया क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि बेल्जियम की जो एथनिक कंपोजिशन है वो कैसा है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तरीके की है। 59%, कितना परसेंट, 59% जो लोग हैं वो क्या, कौन सी रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। एंड दे आर डच स्पीकिंग पीपल। जबकि 40% जो एरियाज है दे आर लिविंग इन वेलोनिया, जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल ये कंडीशन क्या है, डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट हो जाती है।
हियर हियर 80% जो पीपल्स है दोज आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड 20% जो लोग है वो क्या बोलते हैं डच लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे पास में अभी क्या बोलते हैं इतना तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है कि आपको मैप दिखा सके। मुझे थोड़ा सा मैप दिखा दीजिए। यस थैंक यू। यस लुक एट हियर, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बेल्जियम का मैप है। हियर यू कैन सी, यहाँ पर देखिए ब्रुसेल कहाँ पर दिए कैपिटल रीजन, दिस इज कैपिटल रीजन जो कहाँ पर है फ्लेमिश एरिया में है। कहाँ पर है फ्लेमिश एरिया में है और फ्लेमिश एरिया के लोग क्या बोलते हैं डच लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि नीचे वाला जो पोर्शन है जो वालोनिया के नाम से जाना जाता है वहां पर कितने परसेंट 40% जो लोग हैं जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और जो 1% हमने देखा था 1% जो हमने देखा था ये कौन से जर्मन स्पीकिंग लोग है। क्यों जर्मन स्पीकिंग लोग है, क्योंकि इसी साइड में क्या आता है जर्मनी आता है, इसी साइड में क्या आता है जर्मनी आता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, तो कैपिटल सिटी क्या है ब्रुसेल, ये ब्रुसेल जनरली कहाँ पर आती है तो फ्लेमिश रीजन में आती है जहां पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं डच लैंग्वेज बोलते हैं। मगर ब्रुसेल में 80% जो लोग है वो कौन से हैं हाँ फ्रेंच स्पीकिंग लोग है। सो इस प्रकार से क्या है बेल्जियम का मैप देख सकते हैं। लगे हाथ श्रीलंका का भी मैप देख लेते हैं। श्रीलंका का मैप ऑलरेडी इंडिया के आउटलाइन के साथ में हमें क्या मिलता है फ्री में मिलता है, वो भी हम देख लेंगे। थैंक यू। सो इस प्रकार से इसकी रचना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमने देख लिया ये किसके बारे में था बेल्जियम के बारे में था। नाउ वी आर लुकिंग अबाउट दी श्रीलंका, किसके बारे में देखेंगे हम श्रीलंका के बारे में देखेंगे। सो श्रीलंका के बारे में अगर देख लेते हैं तो एक आइलैंड वाला देश है, एक आइलैंड नेशन है और यहाँ पर ये भी बोला है कि श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री भी है। इट इज जस्ट फ्यू किलोमीटर फ्रॉम दी साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का अगर साउथ कोस्ट से जस्ट कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्या है श्रीलंका है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि इसके जो पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं बेल्जियम के पॉपुलेशन देखे थे हमने जस्ट लिटिल मोर देन 1 करोड़ और ये जो श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अराउंड 2 करोड़ उसका क्या है पॉपुलेशन है। इस श्रीलंका का भी अगर हम क्या करते हैं पॉपुलेशन किसके हाथ में कंपेयर करते हैं इन द स्टेट ऑफ हरियाणा के साथ में अगर करते हैं तो लगभग हरियाणा एक अकेले स्टेट में जितनी पॉपुलेशन रहती है सेम पॉपुलेशन लिव्स इन श्रीलंका आल्सो। सो ये इस प्रकार से इसका क्या बोल सकते हैं हम एरिया बोल सकते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन बोल सकते हैं। मगर यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है उसमें क्या मिलती है डाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ का भी जो एथनिक कंपोजिशन है बड़ा ही क्या है कॉम्प्लेक्स तरीके का है, अलग अलग है। तो कैसा है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मेजोरिटी जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग है वो सिंहला स्पीकर है, सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं है ना। सो यस जो सिंहला स्पीकिंग पीपल्स है वो कितना है सो सिंहला स्पीकिंग पीपल कितना है 74% है। बाकी जो तमिल स्पीकर्स कितने हैं 18% है। ये सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं जिसके कारण उनको क्या बोलते हैं हम सिंहली बोलते हैं, सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं है ना। उसके बाद में 18% जो लोग हैं 18% पीपल आर तमिल स्पीकिंग लोग हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। मगर यहाँ पर भी जो 18% तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है वहां से भी जो क्या बोलेंगे हम 13% जो लोग हैं वो श्रीलंकन तमिल से 13% जो पीपल है वो कहाँ के है श्रीलंकन है, यानी श्रीलंका के प्रॉपर नेटिव लोग है। और बच गया जो लोग है कितना परसेंट बच जाएगा इट इज अराउंड 5%। ये 5% कौन है तो ये जो 5% जो लोग है ये कहाँ से आए हैं माइग्रेट हुए वाले वर्कर्स हैं जो कहाँ से आए
इंडिया से आए हैं, सो इनके जो फोर फादर्स है दोज केम फ्रॉम दी इंडिया। और कैसे आए थे? एज अ प्लांटेशन वर्कर आए थे। कब आए थे? इन द कॉलोनियल पीरियड में आए थे, और इसलिए वो इंडिया से आए थे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? इंडियन तमिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन तमिल बोलते हैं। इनको श्रीलंकन तमिल बोलेंगे और इनको हम क्या बोलेंगे? इंडियन तमिल बोलेंगे। अभी इनकी अगर बात करते हैं 74 प्लस 18%, तो लगभग कितना होता है? 92% होता है। फिर से 8% का हिसाब बच गया है। सो इस 8% में 7% पीपल आर क्रिश्चियन पीपल। 7% कौन है? क्रिश्चियन है। ये जो 7% जो क्रिश्चियंस है, दिस क्रिश्चियंस आर स्पीकिंग बोथ द लैंग्वेजेस। ये जो 7% जो क्रिश्चियंस है वो क्या करते हैं? दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। सम आर स्पीकिंग तमिल एंड सम आर स्पीकिंग सिंहाला और सिंहली। कुछ तमिल भी बोलते हैं, सम आर तमिल स्पीकर एंड सम आर सिंहली स्पीकर। तो इस प्रकार के दोनों जो कंट्रीज है इनकी पॉपुलेशन क्या है? अलग अलग तरीके के मिलते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर दिस कम्स ओनली 99%, 1% कहाँ चले गया? तो 1% में अन्य भी लैंग्वेज बोलने वाले वहां पर क्या है? लोग हैं। अब श्रीलंका की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो देखिए ये श्रीलंका का मैप है, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। सो ये जो आपको जो पोर्शन दिख रहा है येलो कलर में, दिस इज सिंहली स्पीकिंग पॉपुलेशन। और ये जो आपको जो कलर में दिख रहा है कौन सा? ईस्ट और नॉर्थ में ये कौन से लोग हैं? कौन से लोग हैं? कौन से लोग हैं? कौन से लोग हैं? तमिल बोलने वाले लोग हैं, जिसमें दोनों हैं। कौन कौन से? एक श्रीलंकन तमिल जो 13% है, और 5% में जो क्या है? इंडियन तमिल है, वो भी है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि कुछ कुछ जगह में जो पैचेस दिख रहे हैं हमें, दिस आर मुस्लिम कम्युनिटीज। तो इस प्रकार से इनका क्या है? सोशल डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर दी लैंग्वेज। तो ये दोनों कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि ये जो दोनों कंट्रीज है इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा डिवाइड करके रख देते हैं, किस प्रकार से जाएगा। तो मान लेते हैं, अब हमने तो आपको एक्चुअल मैप दिखा दिया कि बेल्जियम श्रीलंका का एक्चुअल मैप कहां पर है, मगर मान लेते हैं ये क्या है? बेल्जियम है। अब बेल्जियम का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया गया है? एज पर दी लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि 59%, अब 59% की अगर बात करते हैं तो जनरली हम किसकी बात कर, कितने को होगा? जनरली ये 50% रेट हो जाएगा। इतना परसेंट 59% 59% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है? 59% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है? तो ये डच लैंग्वेज बोलता है। कौन सी लैंग्वेज बोलता है? डच लैंग्वेज बोलता है। डच लैंग्वेज बोलता है। और बाकी का जो 40% है, बाकी का जो 40% है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिला देते हैं। बाकी का जो समझाने के लिए 40% जो पीपल है, 40% पीपल, दिस 40% पीपल्स आर स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और ये कौन से एरिया में रहते हैं? वेलोनिया एरिया में रहते हैं। कौन से एरिया में रहते हैं? वेलोनिया एरिया में रहते हैं। और ये जो 59% जो लोग हैं ये फ्लेमिश एरिया में रहते हैं। कौन से एरिया में? फ्लेमिश एरिया में और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन और ये वेलोनिया रीजन में रहते हैं। तो ये बेल्जियम की बात हो गई। अगर वी आर स्पीकिंग अबाउट दी श्रीलंका, हम किसकी बात करते हैं? श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो श्रीलंका में लगभग 74%, लगभग 74%, कितना परसेंट? 74%
अब 74% लगभग लगभग कितना आएगा, कितना आएगा, 74% जो पीपल है वो कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, सिंहली बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं, ये सिंहली स्पीकर है। और उसके बाद में जो 18% है, कितना परसेंट, 18% जो लोग है, अब 18% की अगर बात कर दिए तो ये आएगा 18%। कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, तमिल लैंग्वेज बोलेंगे। अब तमिल लैंग्वेज में भी श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल जो कितना हो जाता है 13+5% हो जाता है। ये अगर हम बात करते हैं तमिल स्पीकर की। और बचा हुआ जो 7% है, बचा हुआ जो 7% है वो कौन कौन से हैं, दीज आर क्रिश्चियंस। मगर इसी पर अगर हम कहाँ की बात करते हैं, ब्रुसेल की बात करते हैं। अब ये जो ब्रुसेल है, ब्रुसेल क्या है, बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। ब्रुसेल की अगर हम बात करते हैं सो अराउंड 80%, अराउंड 80% ब्रुसेल की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 80% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं, 40% है फ्रेंच, और यहाँ पर 80% फ्रेंच बोलते हैं। और जो 20% है, कितना परसेंट, 20% जो पीपल है वो क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। सो इस प्रकार से लैंग्वेज बाई वाइज हम क्या कर सकते हैं, इनका डिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एज पर लैंग्वेज अलग अलग रीजन में क्या है, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग रहते हैं। अब ये जो दोनों देश है, ये जो दोनों देश है, ये दोनों देश में क्या क्या हो सकता था और क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता था और क्या क्या हुआ, हम देखेंगे। हम क्या देखेंगे, श्रीलंका में क्या हुआ और बेल्जियम में क्या हुआ। अभी तक हमने दोनों कंट्रीज का पॉपुलेशन देख लिया, एरिया देख लिया, उनका जो पॉपुलेशन है एज पर दी लैंग्वेज कैसा फैला हुआ है वो भी देख लिया। नाउ वी विल सी कि ये जो दोनों जो कंट्रीज है विच पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय देम, उन्होंने अपने अपने कंट्रीज में कौन सी पॉलिसीज को क्या किया है, एडॉप्ट किया है। सो फर्स्ट वी विल सी मेजोरिटेरियनिज्म। पहला क्या देखेंगे हम, मेजोरिटेरियनिज्म। अब मेजोरिटेरियनिज्म आप बोलते जाइए, प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, बहुसंख्यकवाद। क्या होता है, बहुसंख्यकवाद, या बहुसंख्यक बोल देंगे या वाद भी बोल देंगे। ये कहां पर था, श्रीलंका। सो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म कैसा हुआ, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म। सो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, अ बिलीफ दैट अ मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल in a country in whichever way by they want, and maybe by discarding the wishes and needs of the minority. So ये मेजोरिटेरियनिज्म की अगर बात करते हैं तो इसका मीनिंग हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है कि ऐसा जहां पर मेजर कम्युनिटी होती है वो क्या करती है, खुद को वहां का रूलर बनाती है, सारे जो पावर्स है वो अपने हाथ में रखना चाहती है, और वो ये भी नहीं देखती कि माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उन पर अन्याय हो रहा है या क्या हो रहा है। उनकी जो इच्छा है, उनकी जो अपेक्षा है वो दबी जा रही है कि या क्या हो रही है उसके बारे में भी नहीं सोचती। इस धारणा को, इस विचारधारा को क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर था, श्रीलंका में। सो ये कैसा, श्रीलंका में सबसे ज्यादा अगर
लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे 74%, दीज आर सिंहली, दीज आर सिंहली। क्योंकि 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 ये जो लोग थे 74% थे और ये चाहते थे कि अ, अपने सिंहली जो कम्युनिटी है उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया 1956 में, कब 1956 में एक उन्होंने क्या किया लॉ पास किया, एक उन्होंने लॉ पास किया, एक कानून पास किया। और इस लॉ के तहत उन्होंने क्या चेंज किए, उन्होंने क्या चेंज किए, तो इसमें उन्होंने ये बोले कि सिंहला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। उन्होंने श्रीलंका की सिंहली जो लैंग्वेज है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज करके डिक्लेयर कर दिए। देन उसके बाद में गवर्नमेंट सर्विसेज और यूनिवर्सिटी के पोजीशंस में फेवर देना स्टार्ट कर दी, किसको, टू दी टू दी टू दी टू दी सिंहलीज कम्युनिटीज को क्या कर दिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में और यूनिवर्सिटी के पोजीशन में एक फेवर करने का काम स्टार्ट कर दिए। और साथ ही साथ में उसने ये भी किया कि जो बुद्धिज्म है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सिंहलीज थे वो बुद्धिज्म को मानने वाले थे, तो उन्होंने ये भी सोचा कि बुद्धिज्म का श्रीलंका में क्या किया जाए, श्रीलंका में क्या किया जाए, प्रमोशन किया जाए। उसके लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, कानून बना दिया। कब, जो कानून कब पास किया था उन्होंने 1956 में। अब जाहिर सी बात है कि इतनी सारी चीजें अगर इसके फेवर में करेंगे, अपने फेवर में करेंगे, सिंहली कम्युनिटीज के अगर फेवर में करेंगे, तो जो दूसरी कम्युनिटी है, कौन सी, तमिल कम्युनिटी, चाहे वो श्रीलंकन तमिल हो या तो फिर इंडियन तमिल हो, उन्होंने उसका क्या कर दिए, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिए। और ये जो है तमिल्स के द्वारा, चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हो या तो फिर चाहे वो इंडियन तमिल्स हो, उनके द्वारा प्रोटेस्ट करना चालू हुआ। मगर इन सबके प्रोटेस्ट के भी बावजूद, इन सबके विरोध के भी बावजूद, जो सिंहली कम्युनिटी थी उन्होंने उनकी सुनना बंद कर दिया, या अपने ही फेवर में उन्होंने इस प्रकार के लॉस बनाना श्रीलंका में जारी रखा, जिसके कारण ये जो प्रोटेस्ट था ये धीरे धीरे बढ़ते गया। और हुआ क्या कि 1980 में, कब, 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने तमिल्स ने क्या किया, फॉर्म करना चालू कर दिया। और उन्होंने ये भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि उनके लिए स्पेशल क्या किया जाए, एक तमिल इलम बनाया जाए। अब तमिल इलम का मतलब होता है स्टेट। एक जो तमिल इलम है, जो कहाँ पर है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, वो एक अलग राज्य की उन्होंने क्या कर डाली, मांग कर डाली। ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बोला है कि जब इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तमिल ने जब प्रोटेस्ट करना जब स्टार्ट कर दिया, तो श्रीलंका में सिविल वार वाला सिचुएशन क्या हो गया, डेवलप हो गया, सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। और उसका इफेक्ट ये हुआ, और जाहिर सी बात है कि जहां पर भी सिविल वार वाली क्या बोल देंगे सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, तो क्या होता है कि उसका जो इफेक्ट है, उसका जो क्या बोलेंगे उसको परिणाम है, वहां के सिंहलीज को और तमिल को दोनों को क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो ये सिविल वार का इफेक्ट ये हुआ कि 1000 आर पीपल हैव बीन किल्ड, हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए। और यहाँ पर ये भी बोला है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जिन्होंने क्या कर दिया, मोस्ट ऑफ द पीपल्स और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज forced to leave the country, और एज अ रिफ्यूजी दूसरे देश में उनको जाना पड़ा। और यहाँ पर ये भी बोला है कि मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड आल्सो, उन्होंने अपनी जान भी क्या करना पड़ा, गंवाना पड़ा। और यहाँ पर ये इतना सारी चीजें होने के बाद में श्रीलंका में, क्योंकि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी, तमिल कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचने के कारण वहां पर इतनी सारी सिविल वार की क्या हो गई सिचुएशन क्रिएट हो गई। बहुत सारे लोगों की जाने गए, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, बहुत सारे लोगों को एज अ रिफ्यूजी
आसरा लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट, जहां पर इंडिया के साथ में हमने श्रीलंका का कंपैरिजन किया था, तो उस समय में श्रीलंका जो था, श्रीलंका का जो रिकॉर्ड था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में हमारे इंडिया से अभी क्या था, बेटर था। मगर ये जो टेरिबल कंडीशन वहां पर जो तैयार हुई, धीरे धीरे श्रीलंका में क्या होने लगा, ये जो कंडीशंस है ये डाइवर्स होने लगी, श्रीलंका का डेवलपमेंट धीरे धीरे रुक गया, और ये जो कंडीशन है ये लगभग 2009 तक चलते रहे। यानी इसका जो एंड हुआ, इसका एंड हुआ जहां पर उन्होंने क्या किए थे मेजोरिटेरियनिज्म किए थे, कहां पर, श्रीलंका में। इसका जो एंड हुआ वो बड़ा ही क्या था, भयानक हुआ, बड़ा ही बुरा हुआ। इनकी जो एंडिंग थी, हैप्पी एंडिंग बिल्कुल ही नहीं हुई, बहुत सारे लोगों को जान देनी पड़ी, उनके बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गए, रुक गए। नाउ वी आर स्पीकिंग अबाउट द बेल्जियम। बेल्जियम की अगर बात करते तो बेल्जियम ने एक अपनी दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसका है एकोमोडेशन इन बेल्जियम के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। सो इन्होंने क्या किया कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो क्या है, माइनर कम्युनिटी है, जैसे कौन कौन सी बोलेंगे हम, डच कम्युनिटी है। अब ये डच कम्युनिटी माइनर क्यों है, ये भी देख लेते हैं हम। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो क्या बोलेंगे फ्रेंच लोग थे, ये जो फ्रेंच कम्युनिटी थी, भले 40% थे, मगर इकोनॉमिकली वो क्या थे, स्ट्रांग थे, इकोनॉमिकली क्या थे, वो स्ट्रांग थे। तो इसके कारण बेल्जियम में क्या हुआ कि उन्होंने एकोमोडेशन वाली पॉलिसी अपनाई, और इसमें क्या हुआ कि 1970 से इतना 1970 से लेकर तो 1993 के पीरियड में, इन द पीरियड ऑफ 1970 टू 1993 में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स क्या किया, अमेंडमेंट किया। 4 टाइम्स क्या किया, अमेंडमेंट किया। और ये 4 टाइम्स अमेंडमेंट करने के बाद में ये कुछ 4 बदल उन्होंने किए। कितने बदल किए, 4 चेंजेस उन्होंने किए। पहला तो ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, वहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पर, ब्रुसेल में, उन्होंने इक्वल मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया एज पर दी लैंग्वेज। यानी डच स्पीकिंग लोगों के इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के इक्वल मिनिस्टर रहेंगे। इक्वल मिनिस्टर उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये पहली बात। देन दूसरी बात में उन्होंने क्या कर दिया कि फेडरलिज्म क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देना स्टार्ट कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सब ऑर्डिनेट नहीं थी, किसके सब ऑर्डिनेट नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं थी, वो भी इंडिविजुअली या स्वतंत्रता रूप से क्या कर सकती थी, अपने स्टेट में अपने डिसीजन ले सकती थी, अपने रूल्स और रेगुलेशंस को क्या कर सकती थी, फॉलो कर सकती थी। तो ये सेकंड उन्होंने बदलाव किया, अमेंडमेंट किया। तीसरा ब्रुसेल जो बात करते हैं, ब्रुसेल्स में क्या कर दिया, सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। और ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया कि दोनों जो कम्युनिटीज है उनको उनके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रखना स्टार्ट कर दिया। चाहे वहां पर क्या था, रेशो 20:80 का था, मगर ब्रुसेल्स में उन्होंने इक्वल मिनिस्टर दोनों कम्युनिटीज के इलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और दोनों अगर इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे तो जाहिर सी बात है, उनका ये मानना था कि जितनी कुछ भी चेंजेस आएंगे, जितने भी बदलाव आएंगे, वो क्या होगा, मेजोरिटी के साथ में लिए जाएंगे। तो ये तीसरा था। और चौथा उन्होंने क्या कर दिया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था कि जिस लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल रहेंगे वो अपने लैंग्वेज के कम्युनिटी वाले लीडर्स को क्या कर देंगे, इलेक्ट करके देंगे। जिससे क्या होगा कि उनकी जो माइनर लोगों को भी और माइनॉरिटी को भी क्या होगा, गवर्नमेंट में
गवर्नमेंट में आने का क्या होगा, मौका मिलेगा। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था उसको क्या था, पावर था। द कम्युनिटी गवर्नमेंट हैड पावर रिगार्डिंग काय के बारे में उसको पावर दिया गया था, कल्चर के बारे में, या तो फिर एजुकेशनल इश्यूज के बारे में, उनके व्हाट एवर एजुकेशनल इश्यूज थे उसके बारे में उनको पावर दिया गया था। साथ ही साथ में लैंग्वेज रिगार्डेड इश्यूज में भी उनको क्या दिया गया था, पावर दिया गया था। सो बोलने का बात है कि बेल्जियम में जब इतना सारी चीजें हो गई, उन्होंने क्या कर दिए, एकोमोडेशन किए माइनॉरिटी को, यानी समझदारी भरा काम किए। उन्होंने माइनॉरिटी को भी गवर्नमेंट में शामिल कर लिए, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण यहाँ पर जो बढ़ने वाला जो खतरा था, यहाँ पर जो क्या बोलेंगे उसको, जो लोग नाराज चल रहे थे शुरुआती व्यवस्था से, वो लोग भी क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, जिसके कारण सिविल वार वाली जैसी सिचुएशन और कंडीशन यहाँ पर क्रिएट ही नहीं हुई। अब यहाँ पर देखिए बेल्जियम की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों को और सांस्कृतिक विविधता को क्या किया, एडॉप्ट किया। क्या किया, एडॉप्ट किया, अपनाया, उसका स्वीकार किया। और यही एक बात है, यही एक बात है कि ब्रुसेल जो है उनकी जो कैपिटल है इसकी, बेल्जियम की, जो यूरोपियन यूनियन जब बनी तो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ पर दिया गया, ब्रुसेल में दिया गया। ये जो उनका हम क्या बोलेंगे, ये जो रचना थी, ये जो रचना थी या ये जो कंपोजिशन था, सुनने में और बोलने में या रियली अप्लाई करने में थोड़ा सा कैसा लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, मगर ये एक यूनिक जो कॉम्प्लेक्स था बहुत ही सक्सेसफुली कहां पर रन किया गया, बेल्जियम में रन किया गया। इस प्रकार से बेल्जियम जो कंट्री है उसकी जो एंडिंग है वो बहुत ही हैप्पी एंडिंग के रूप में रही। देन उसके बाद में हम बात करते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और व्हाई पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड। सो पावर शेयरिंग रिक्वायर्ड क्यों है, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, इसके भी बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जब भी हम पावर शेयरिंग की अगर बात करते हैं तो जनरली पावर शेयरिंग के लिए टू सेट्स ऑफ रीजन दिए गए हैं। काय के लिए, डेमोक्रेसी में दो इसके रीजन दिए गए हैं। पहला जो रीजन देखेंगे या पहला जो हम सेट देखेंगे उसको किसके बारे में, पावर शेयरिंग के बारे में। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यहाँ पर दो सेट्स दिए हैं। पहला जो सेट देखेंगे या पहला जो रीजन देखेंगे, इट इज मोरल रीजन। पहला रीजन कौन सा देखेंगे हम, मोरल रीजन देखेंगे। अब ये मोरल रीजन में क्या आता है, तो जनरली ये जो मोरल रीजन में पहला रीजन ये देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ पावर, इसका शेयरिंग ऑफ पावर, या तो हम ये बोल सकते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है, ये डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है। पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये पहला रीजन जिसके लिए पावर शेयरिंग क्या है, जरूरी है। तो पहला रीजन हमने क्या देखा था, मोरल रीजन में पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ क्या, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे लेजिमेट गवर्नमेंट। दूसरा हम क्या देखेंगे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी क्या, लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी क्या, जहां पर जहां पर जहां पर क्या करते हैं, क्या करते हैं, वही सरकार इन विच वन वेयर सिटीजन थ्रू जो पार्टिसिपेटिंग और एक्वायर अ स्टैक इन द सिस्टम, जो क्या करता है, हर किसी को क्या कर देता है, समा देता है। यानी लेजिटिमेट गवर्नमेंट का स्वीकार करना। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इसका लेजिटिमेट गवर्नमेंट का स्वीकार करना। सेकंड अगर उसका अगर हम क्या देखेंगे, रीजन अगर देखेंगे तो प्रूडेंशियल रीजन। कौन सा रीजन देखेंगे हम, प्रूडेंशियल रीजन।
प्रूडेंशियल रीजन। अब प्रूडेंशियल रीजन में हम क्या देखेंगे, पहला पहला प्रूडेंशियल रीजन में हम पहला देखेंगे कि रिड्यूस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्या, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्टिव पॉसिबिलिटीज को क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, किसके कारण, प्रूडेंशियल रीजन के कारण। और दूसरा इसका रीजन ये दिया है, या दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट ये दिया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्या करना, इंश्योर करना। तो हम क्या देखेंगे, गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्या करना, मेंटेन करना। तो ये दो रीजन के कारण, एक मोरल रीजन के कारण और एक दूसरा प्रूडेंशियल रीजन के कारण पावर शेयरिंग क्या है, डिजायरेबल है, और पावर शेयरिंग क्या हो जाती है, मस्ट हो जाती है। देन वी विल सी फॉर्म्स आर पावर शेयरिंग। हम क्या देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। अब पावर शेयरिंग के अगर हम क्या करते हैं फॉर्म्स अगर देखते हैं, तो वी विल सी इन द विद द हेल्प ऑफ 4 पॉइंट्स। पावर शेयरिंग की जो हम बात करेंगे हमारे चैप्टर में 4 पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। सो जब हम पावर शेयरिंग की बात करती है, तो हम जब भी कह देते हैं हिस्टोरियल अगर पीरियड में जाते हैं, तो पावर जनरली किसके हाथ में होता था, एक ही आदमी के हाथ में हुआ करता था। और वो एक ही आदमी के एक हाथ में पावर इसलिए दिया जाता था कि द पीपल वेर थिंकिंग दैट द डिसीजन मेकिंग पावर प्रोसेस इज बीइंग क्विक। डिसीजन बहुत क्या होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। मगर डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं, तो ये पावर का क्या हो जाता है, पावर का क्या हो जाता है, शेयरिंग हो जाती है। पावर की क्या होती है, शेयरिंग होती है। अब शेयरिंग का मतलब डिवीजन नहीं होता, पावर शेयरिंग का मतलब बंटवारा नहीं होता। तो पावर शेयरिंग को हम किस रूप में लेंगे, तो पावर को क्या करना, अलग अलग हिस्सों में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो पावर शेयरिंग की अगर बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं, तो ये पावर सिंगल हैंड में न रहते हुए मल्टीपल सिटीजन्स के रूप में चले जाता है। एंड पीपल हैव टू राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। लोग ही क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शन। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जनरली क्वेश्चन भी आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर पहला देखेंगे हम इसके अरेंजमेंट देखेंगे, कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। क्या देखेंगे हम, कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग, तो हम पहला अरेंजमेंट देखेंगे पावर शेयरिंग का, क्या, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स क्या है, तो यहाँ पर जनरली 3 ऑर्गन्स की बात करते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटर, और तीसरे ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशरी। ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, डेमोक्रेसी के मेन ऑर्गन्स है। एग्जीक्यूटिव जो क्या करता है, कानून को बनाता है। लेजिस्लेटर क्या करता है, उसको फॉलो करता है, क्या फॉलो हो रहा है कि नहीं ये देखता है। और जुडिशरी क्या करता है, न्याय प्रदान करने का काम करता है। सो ये जो ऑर्गन्स है, इसके गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, 3 जो मेन जो ऑर्गन्स है, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी, इनका
इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा गया है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कैसा? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इनका जो पावर, अब हॉरिजॉन्टल यानी ऑल थ्री आर इक्वली पावरफुल, ऑल थ्री आर इक्वली पावरफुल, अपने अपने जगह सबके क्या है, सेम पावर है। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और यहाँ पर सिस्टम कैसा चलता है, चेक्स एंड बैलेंस, यहाँ का जो सिस्टम चलता है, सिस्टम कैसा चलता है, चेक्स एंड बैलेंस। अब ये चेक्स एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था यहाँ पर होता है। हर किसी का एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, नियंत्रण होता है, मगर उनमें उनमें क्या होती है, एक तीनों जो यूनिट्स है वो क्या माने जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। सेकंड अगर हम देखते हैं, सेकंड अगर हम क्या करते हैं अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं, सो अमंग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल, अमंग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। अब ये डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट यानी क्या, यहाँ पर क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जिसमें 2 टायर 3 टायर क्या होती है, व्यूह रचना होती है। जैसा जैसा हमारे अगर इंडिया की अगर बात कर देते तो सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन उसके बाद में अगर नीचे आते हैं तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, निचले लेवल का जिला परिषद स्तर तक आते, ग्राम पंचायत लेवल तक आते। सो इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की अगर बात कर ली तो उसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, देन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, और तीनों को क्या दिया गया है, डिफरेंट तरह का क्या दिया है, पावर दिया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट के 2 आर मोर देन 2 टायर्स होते हैं, इसका स्पेशलिटी क्या होती है, क्या है, 2 आर 3 आर 2 आर हम क्या करेंगे, मोर देन 2 क्या रहेंगे, क्या रहेंगे टीयर्स रहेंगे, किसके, गवर्नमेंट्स के। यहाँ पर फेडरलिज्म को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को प्रमोशन दिया जाता है। और जनरली यहाँ की जो पावर शेयरिंग होती है वो कैसी होती है, वर्टिकली होती है, वर्टिकली पावर शेयरिंग। सो इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है। देन उसके बाद में थर्ड अगर हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे इसका, पावर शेयरिंग का। सो थर्ड अगर पावर शेयरिंग का अगर हम अरेंजमेंट देखते हैं, सो तीसरा अरेंजमेंट among the different social group, among different social group, जैसे कहां पर थे, बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी कुछ जो ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, कुछ मेजोरिटी में होते हैं। सो अलग अलग सोशल ग्रुप में कैसा हो गया, जैसा बेल्जियम में हुआ था, कम्युनिटी बेसिस पर क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट बना दिया। सो यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट होती है, कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट, जो कहां पर हुआ था, बेल्जियम में हुआ था। देन और क्या, यहाँ पर जो माइनर जो सेक्शन है, और हम ये बोलेंगे कि वीक सेक्शन है, उसका क्या करना, इंपावरमेंट करना, इंपावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, इंपावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन का क्या करना, इंपावरमेंट करना, उसको पावरफुल करना या पावरफुल करने की कोशिश करना। और यहाँ पर ये भी बोला है कि सिस्टम्स ऑफ द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम क्या करना, अप्लाई करना। देन उसके बाद में फोर्थ टाइप का हम क्या देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे, किसका, पावर शेयरिंग का। वो पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, और किसका
प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप भी होते हैं जो क्या करते हैं, जैसा मान लेते हैं कि व्यापारी संगठना, ये संगठना, वो संगठना, जो गवर्नमेंट के ऊपर क्या करती है, प्रेशर बनाती है और अपने जो हित के जो कानून है या चीजें है वो उनको करने पर क्या करती है, बाध्य करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैसे होता है कि प्रेशर ग्रुप्स में क्या होती है, कभी कभी कोएलिशन सरकार भी बनती है। अब कोएलिशन सरकार किसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गठबंधन वाली सरकार। देन उसके बाद में इंटरेस्ट ग्रुप्स भी यहाँ पर होते हैं, जैसा जैसा मान लेते हैं ट्रेडर्स लोगों का ग्रुप हो गया, जब अभी हमने बात किया। देन अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट और अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स। वो क्या करते, वो क्या करते, गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं और अपने जो अधिकार है अपने अधिकारों को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। इस प्रकार के क्या है, पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स हमें कहाँ पर दिखते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के अगर अरेंजमेंट अगर किसी डेमोक्रेसी में अगर हो गए तो वहां पर जो एथनिक कंपोजिशन है, भले ही वो थोड़ा सा कैसा हो, कॉम्प्लेक्स हो, मगर फिर भी वहां की गवर्नमेंट बहुत ही स्मूथली रन होती है। अदरवाइज ऑलरेडी वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, जहां पर क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, सिविल वार वाली कंडीशन क्रिएट हो गई थी। मगर हम बेल्जियम की अगर बात करते तो बेल्जियम में ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ, बिकॉज बिकॉज बेल्जियम गवर्नमेंट बिलीव इन द पावर शेयरिंग। हम भी पावर शेयरिंग करते हैं और वही कारण है कि अभी भी अगर आप बेल्जियम में अगर जाएंगे तो बेल्जियम में आपको क्या देखने को मिलेंगे, सपोज अगर कोई रास्ते के अगर नाम भी देखना है, रास्ते के अगर कोई नाम भी अगर आपको देखना है तो कुछ जो नाम रहेंगे, सेम नाम जो रहेंगे डच लैंग्वेज में भी लिखे रहेंगे और कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखे क्या लिखे मिलेंगे। तो इस प्रकार के पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है। होप फुल चैप्टर आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा और आगे वाले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ में हम आपके साथ आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड डे।